हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज बेटा हम आपके साथ फिर से लॉकडाउन के इस दौर में एक सेकंड पार्ट या सेकंड क्लास लेकर आ रहे हैं बच्चों। और आज की जो क्लास होगी उसमें हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस को आगे बढ़ाएंगे, यानी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर हम ऑलरेडी बेटा एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, जिस क्लास के अंदर बेटा हमने कुछ छोटी छोटी बातों को समझा था। प्रेफरेंस का मतलब, रिडम्पशन का मतलब, प्रोविजन जो था हमारा कंपनी एक्ट का सेक्शन नंबर 55 क्या कहता है, किन शेयर्स का हम रिडम्पशन कर सकते हैं, रिडम्पशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं, रिडम्पशन करते वक्त कब सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर होगा, कब सीआरआर में अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, सीआरआर किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, सीआरआर का यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा अगर रिडम्पशन के वक्त प्रीमियम दिया गया हो तो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन को कैसे डील किया जाएगा। ये कुछ पार्ट्स हम ऑलरेडी पहले वाले पार्ट में कवर कर चुके हैं, जो इस चैप्टर का हमारी पहली क्लास थी, यानी वीडियो नंबर 1 में। आज की जो क्लास होगी उसके अंदर हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, बट आज आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज की क्लास के अंदर हम कुछ जर्नल एंट्री समझेंगे। यानी इस चैप्टर के अंदर आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस के अंदर आपको कुछ सिंपल जर्नल एंट्रीज पास करनी है। वो क्या क्या जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं, वो जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाएंगी, वो सारी बातें हम विद लॉजिक यहाँ पे समझेंगे। उन्हें समझने के बाद हम सीधा अपने आप को लेकर चलेंगे हमारी बुक के ऊपर, और उस बुक से हम बेटा आपको कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ प्रॉब्लम सोल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा आपको। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा रिवाइज करवा देते हैं 5 मिनट। मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि प्रेफरेंस क्या होता है। प्रेफरेंस कैपिटल बेटा उस कैपिटल को बोला गया है जिनके पास पहला राइट होता है, यानी जिनके पास प्रायोरिटी है। यानी प्रेफरेंस कैपिटल उस कैपिटल को बोला जाता है जिसे वाइंडिंग अप के दौरान इक्विटी से पहले पैसे लेने का हक है, यानी जिसकी कैपिटल वाइंडिंग अप के दौरान इक्विटी से पहले पे की जाएगी, वो प्रेफरेंस होती है। दूसरा, प्रेफरेंस में हमेशा डिविडेंड का रेट पहले से फिक्स्ड होता है, यानी रेट ऑफ डिविडेंड ऑलवेज फिक्स होता है। वो 10%, 12% कुछ भी हो सकता है, रेट फिक्स होता है। इसके अलावा उनका जो डिविडेंड का राइट है वो भी इक्विटी से पहले होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है प्रेफरेंस कैपिटल। सेकेंड बेटा यहां पर था रिडम्पशन। बच्चों मैंने रिडम्पशन को लेकर आपको बताया था कि जब हम पब्लिक से पैसे लेते हैं, यानी जब कंपनी ने पब्लिक से फंड लिया होगा तो बदले में शेयर्स इश्यू किए होंगे, इसे कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। रिडम्पशन एक प्रोसेस है जहां पर एक कंपनी वो पैसा फिर से वापस लौटा देती है, यानी पब्लिक को पब्लिक का पैसा देती है और उस शेयर को रिडीम करती है। तो रिडम्पशन एक प्रोसेस है जहां पर हम रीपेमेंट करते हैं कैपिटल का। अगली बात मैंने बताई थी कि बेटा एज पर प्रोविजन नंबर 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कभी भी पार्टली पेड अप का क्या नहीं हो सकता, पार्टली पेड अप का कभी भी रिडम्पशन नहीं हो सकता। रिडम्पशन ऑलवेज फुल्ली पेड अप का होगा। रिडम्पशन करने के हमारे 3 मेथड है। पहला, आप मार्केट में जाकर नए शेयर्स इश्यू कर सकते हो, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। उन शेयर्स का मतलब था इक्विटी भी इश्यू किए जा सकते हैं, प्रेफरेंस भी, बट उसके अंदर बच्चों कभी भी डिवेंचर्स कंसीडर नहीं होता। सेकंड मेथड मैंने बताया था कि कंपनी अपने जो रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा है, उन रिजर्व एंड सरप्लस के अमाउंट को यूज करती है और उससे बेटा वो रिडम्पशन कर लेती है। और थर्ड बच्चों मैंने बताया था कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है कुछ पैसा वो मार्केट में जाकर नए शेयर्स इश्यू करती है और कुछ बेटा वो अपने रिजर्व एंड सरप्लस को यूटिलाइज करके अपने शेयर्स को रिडीम कर लेती है। उसके बाद में मैंने बताया था कि जब भी रिडम्पशन होगा तो रिडम्पशन करते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है। रिडम्पशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको सीआरआर बनाना पड़ सकता है। अब सीआरआर बनेगा कि नहीं बनेगा ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी किस तरीके की। अगर जिस कंपनी का रिडम्पशन हो रहा है, अगर बच्चों वो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रही है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 133, अगर कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है तो वो कंपनी उस प्रीमियम को पे करने के लिए, मतलब ये है, यहां पे देखो
बेटा क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है जिसकी एक शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपए और रिडम्पशन के वक्त डिसाइड हो गया 120 रुपए पे करने, यानी 100 रुपीज वाले शेयर्स को रिडीम करने के लिए 120 पे करने। तो बच्चे यहां जो 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए गए थे इसे कहते हैं प्रीमियम पेबल ऑन ए रिडम्पशन। इस 20 रुपीज को आप कहां से एडजस्ट करोगे ये डिपेंड करता है कंपनी कैसी है। अगर कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 133 के अकॉर्डिंग अगर बेटा वो एएस को फॉलो कर रही है तो यहां पर उस कंपनी के पास इस 20 रुपीज को सेट ऑफ करने के लिए सिर्फ अपने प्रॉफिट्स अवेलेबल। बट अगर कंपनीज एक्ट का सेक्शन 133 फॉलो नहीं करती है, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं करती है, ऐसे केस में कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी अवेलेबल है और बच्चों प्रॉफिट्स भी अवेलेबल है। याद है यहां तक? इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी बेटा, वहां पर बताओ सर क्या बताया था? मैंने बच्चों वहां पर बताया था सीआरआर के बारे में। मैंने कहा था अगर कभी भी कोई भी कंपनी, फिर से सुनना, कभी भी कोई भी कंपनी अगर रिडम्पशन करती है और रिडम्पशन करने के लिए उसने अपने ही रिजर्व्स को यूज कर लिया। बेटा रिडम्पशन के मेथड्स बताए थे ना मैंने, कौन कौन से मेथड? पहला मैंने बताया था मार्केट में जाते हैं, नए शेयर्स इश्यू करते हैं। दूसरा अपने ही कंपनी की रिजर्व्स को यूटिलाइज करके हम रिडम्पशन कर सकते हैं। तो अगर कंपनी अपने प्रॉफिट्स और सरप्लस को यानी रिजर्व्स को यूज करके रिडम्पशन करती है, ऐसी सिचुएशन में उसे सीआरआर बनाना पड़ेगा। यानी सीआरआर तब नहीं बनेगा जब कंपनी मार्केट में जाकर नए शेयर्स इश्यू करती है और नए शेयर्स इश्यू करके फंड अरेंज करती है, तो उसे कभी भी सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। तो सीआरआर कब बनेगा? जब कंपनी ने किसको यूटिलाइज किया हो? अपने फ्री रिजर्व्स को यूज कर लिया हो। तो फ्री रिजर्व यूज होने पे सीआरआर तैयार होगा। सीआरआर जो है बेटा वो हमेशा ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू से तैयार किया जाता था। बिल्कुल सही, ये बात हमें याद है। और सीआरआर जो था बेटा वो सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इश्यू करने के काम आता था। बिल्कुल सही, यही बात है। तो ये हमारी कुछ बातें जो लास्ट क्लास में हमने समझी थी। अब आज की क्लास को बेटा फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास का हमारा पर्पस है कुछ जर्नल एंट्रीज जो हमें जब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस होगा तब आपको ये जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। अब ये क्या क्या जर्नल एंट्रीज हैं? टोटल बेटा मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे आपके लिए 8 जर्नल एंट्रीज नोट डाउन कर रखी है। एंट्री नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 जर्नल एंट्रीज रिडम्पशन की प्रॉब्लम में हो सकती हैं। इन 8 जर्नल एंट्रीज का पर्पस क्या है, कैसे कैसे पास होंगी, विद लॉजिक हम आपको ये सारी एंट्रीज अभी क्लियर करवाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा कुछ प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको याद होगा क्या सर कि बेटा पार्टली पेड अप शेयर्स का रिडम्पशन नहीं होता। क्लियर है बात? जी सर। अगर मान लो बेटा आपके एग्जाम के अंदर, यहां पे ध्यान देना, ये एक बैलेंस शीट गिवन है। सभी बच्चे यहां पे ध्यान देंगे? जी सर ध्यान दे रहे हैं। ये बच्चों एक बैलेंस शीट गिवन है आपके एग्जाम के अंदर और यहां पर वो लिखता है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या लिख रहा है वो लिख रहा है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और यहां पर बच्चे वो लिखता है 1000 शेयर्स @70 पेड अप। इसका मतलब क्या है? ₹100 ईच। अभी समझाएंगे बेटा, 1 मिनट वेट करो। मैंने एक छोटा सा बात समझाने के लिए एक बैलेंस शीट बनाई बच्चे आपके लिए। मैंने कहा 10%, ये प्रेफरेंस का बेटा रेट है, 10% वाले प्रेफरेंस है, 1000 बेटा नंबर यानी 1000 प्रेफरेंस है जिसपे 70 पेड अप है, यानी एक शेयर के बदले में 70 रुपए हमें मिल चुके हैं। ठीक है, पेड अप ₹100 ईच और वो एक शेयर उसकी वैल्यू है 100 रुपए, यानी वो है कितने का? 100 रुपए का।
उस पे बेटा उन्होंने कितना पे कर रखा ऑलरेडी सर 70 पे कर रखा है। जल्दी से बताओ ये लोग फुल्ली पेड अप हैं कि पार्टली पेड अप? सर ये पार्टली पेड अप है। ये बच्चों कौन से हैं? पार्टली पेड अप। इसका मतलब इन लोगों ने अभी तक पूरा पेमेंट नहीं किया, इन्होंने 70 पे किया है, जबकि पेमेंट होना कितना चाहिए था इनकी तरफ से 100 रुपीज। इसका मतलब 30 रुपीज कंपनी इन लोगों से मांग सकती है कि नहीं मांग सकती? एकदम बरोबर सर मांग सकती है। 30 रुपए इनसे मांगे जा सकते हैं। और मैंने आपको समझाया था कि पार्टली पेड अप का क्या नहीं हो सकता? रिडम्पशन नहीं हो सकता। ये मैं कहता हूं या हमारा कंपनी एक्ट कहता है? सर ये कंपनी एक्ट कहता है। कंपनी एक्ट में आपको मैंने प्रोविजन नंबर 55 लिखवाया था, सेक्शन नंबर 55 के नाम से। वहां पे सबसे पहला पॉइंट यही था कि कभी भी पार्टली पेड अप को रिडीम नहीं किया जाएगा, रिडम्पशन ऑलवेज फुल्ली पेड अप का होगा। यहां पर बच्चों हमारे शेयर्स पार्टली पेड अप है, तो सबसे पहले अगर आप रिडम्पशन चाहते हो यहां पर, तो पहला काम है इन सभी लोगों से हमें 30 रुपीज रिसीव करने पड़ेंगे। जब ये लोग हमें 30 रुपीज पे कर देंगे तब जाकर बच्चों रिडम्पशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला काम हम इन लोगों से पहले 30 रुपए की डिमांड करेंगे, यानी हम सबसे पहले इन लोगों को क्या बोलेंगे कि आप 30 रुपीज हमें ला कर दो। तो पहली एंट्री पास करेंगे, हम उनसे 30 रुपीज की डिमांड कर रहे हैं। तो पहली एंट्री के लिए देखो बच्चों मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हेडिंग पढ़ो, पढ़ते हैं सर। मैंने लिखा हुआ है कॉलिंग अनपेड पोर्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी हम तो थर्ड एंट्री से हमें पता चल गया कि जब हमें प्रॉफिट हो सकता है इन्वेस्टमेंट को बेचने से लॉस हो सकता है। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि रिडम्पशन के लिए हम मार्केट में जाकर नए शेयर्स इश्यू भी कर सकते हैं। अब अगर मान लो रिडम्पशन के दौरान आपको फंड अरेंज करने के लिए कुछ नए शेयर्स इश्यू करने पड़ते हो, यानी आपको पेपर में बोला गया है कि रिडम्पशन करने के लिए कंपनी ने नए इक्विटी या नए प्रेफरेंस इश्यू किए हैं, तो मैंने क्या कहा, जब आप फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स इश्यू करोगे, यानी जब आप न्यू शेयर इश्यू करते हो फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन, तो आप कैसे डील करोगे उसे? आपने जैसे बैंक अकाउंट डेबिट इश्यू करते हैं तो पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। अब कैपिटल इश्यू किया तो इक्विटी है तो इक्विटी आ जाएगा, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस आ जाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, कैसे सर, कि 10 रुपए का शेयर हमने 12 रुपए में इश्यू किया हो, तो हमें बच्चों यहाँ मिल तो जाएगा 12 रुपए, यानी बैंक अकाउंट में चला जाएगा 12, बट एक्चुअल में कैपिटल तो हमारी 10 रुपए की ही बनी, तो यहां पर आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज, और साथ ही साथ बेटा 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएगा। ये सारी चीजें रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले हुई है। हाँ, रिडम्पशन की प्रोसेस अब स्टार्ट होगी, तो मैं फिर से बता दूं, टोटल 8 जर्नल एंट्रीज जो मैंने यहाँ पर नोट कर रखी हैं। आप सारे बच्चे जब भी आपको नोटिंग करनी होगी वीडियो को पॉज करेंगे और आप नोटिंग कर लेंगे। हाँ, मैंने अभी तक 4 एंट्रीज बताई हैं। पहली 2 एंट्री तब बनेंगी जब पार्टली पेड अप की प्रॉब्लम होगी। थर्ड एंट्री में अगर वो इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट को बेचने की कहता है तो थर्ड एंट्री बनेगी। फोर्थ एंट्री है कि अगर कंपनी को रिडम्पशन के लिए फंड अरेंज कर रही है, वो कैसे अरेंज कर रही है, अपनी कंपनी के नए इक्विटी या नए प्रेफरेंस इश्यू करती है, तो ये फोर्थ एंट्री है। हाँ, अब चलेंगे बेटा फिफ्थ जर्नल एंट्री। यहां से आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, रिडम्पशन से रिलेटेड कुछ बातें स्टार्ट हो जाएंगी। बोलो सर, यहां पर ध्यान दो बेटा। मैंने क्या कहा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू द पीएसएच का मतलब बच्चों यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। क्या है पीएसएच? बोले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट है ये। सर ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, अभी बताते हैं। देखो बच्चों, एक सीधा सा कंसेप्ट है। अब हमें प्रेफरेंस की अमाउंट ड्यू करनी है। कैसे ड्यू होगी, यहां से समझो, ये ड्यू की जर्नल एंट्री है। बताइए जरा सर एक बार। सबसे पहले एक बात बताओ मुझे सोच समझ के, ऐसा हो सकता है कैसा सर, कि एक कंपनी का एक प्रेफरेंस 100 का है, यानी एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू बच्चों 100 रुपए है। ओके सर, और बेटा उनकी रिडम्पशन वैल्यू भी, यानी रिडीमेबल वैल्यू भी, यानी रिडम्पशन प्राइस भी 100 है। फिर से सुनो क्या कहा मैंने।
मैंने कहा एक कंपनी है, उसका एक प्रेफरेंस है बच्चों 100 रुपए का, और जब हम उसे रिडीम करेंगे तब वो 100 में ही रिडीम हो रहा है। इसका मतलब है 100 रुपए का जब 100 रुपए पे रिडीम होता है तो इसे कहते हैं बच्चों पार पे रिडम्पशन। तो ये मैंने पहला पॉइंट बोला कि जब रिडम्पशन कौन सी वैल्यू पे हो रहा हूं, एट पार। हाँ, प्रीमियम क्या है वो अभी समझा देंगे, तो दोबारा से समझो। अगर 100 का 100 पे रिडीम होगा तो ये एंट्री बनेगी। ऐसा भी तो हो सकता है, कैसे सर, एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए और रिडम्पशन के लिए बेटा उसकी प्राइस फिक्स कर रखी है 110 रुपए, 1110 रुपीज। तो 100 का ये प्रेफरेंस कितने पे रिडीम हो रहा है, जल्दी बोलो सर, 110 पे। तो बेटा ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा दिया गया इसे बोला जाता है प्रीमियम। तो आपको यहां पर मैं दो बातें बोल रहा हूं, जब हम रिडम्पशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि रिडम्पशन किस वैल्यू पे हो रहा है, भला वो पार पे हो रहा है कि प्रीमियम पे। अगर वो पार पे हो रहा है तो बच्चों ये एंट्री पास होगी, अगर बच्चों प्रीमियम पे हो रहा है तो ये वाली एंट्री पास होगी। तो अभी आपको समझना चाहिए ये एंट्री कैसे बन रही है। अभी हमने पैसे दिए नहीं है, अभी अमाउंट ड्यू कर रहे हैं। ड्यू करने का मतलब बुक एक तरीके से हमने अमाउंट ड्यू कर दी, यानी कुछ टाइम बाद में पैसे दे देंगे। अब यहां पर आ जाओ सभी बच्चे, एक बार के लिए बेटा मैं इस बैलेंस शीट में थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं आपकी समझने के पर्पज से। चलो यहां पर आ जाओ, ये हमारी बैलेंस शीट है, मतलब यहां पे दिया हुआ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहां पर दिया हुआ 1000 एट द रेट और मान लो बच्चों 100 ईच। तो 1000 प्रेफरेंस है, 100 वाले, इसका मतलब है बेटा 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस कैपिटल। 1L का मतलब है 1 लाख रुपीज। तो फिर से समझना, यहां पर कितने शेयर है बेटा, 1000, एक की वैल्यू कितनी है 100 रुपए, तो इन सभी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 लाख रुपए। अब सवाल ये आता है कि इस 1 लाख रुपए की कैपिटल को अगर रिडीम करना है तो रिडम्पशन कैसे किया जाएगा, आपको वो समझना चाहिए। सबसे पहले बेटा जब भी रिडम्पशन होता है, अगर मैं आपसे एक बात जानना चाहूं, रिडम्पशन करने से हमारी, जरा लॉजिकल बात समझना, हमारी कैपिटल बढ़ती होगी कि कम होती होगी। बेटा मैंने कहा ना, रिडम्पशन में क्या होता है, हम पब्लिक से अपना शेयर वापस ले लेते हैं और पब्लिक का पैसा रिटर्न कर रहे हैं, वापस लौटा रहे हैं। जब बेटा पब्लिक का पैसा वापस लौटाओगे तो कंपनी की जो शेयर कैपिटल का बैलेंस है वो डिक्रीज होगा, यानी उसका बैलेंस कम होगा। और कैपिटल जो होती है बच्चों वो हमेशा हमेशा क्रेडिट बैलेंस रखती है। क्या बैलेंस रखती है सर, क्रेडिट बैलेंस रखती है। जब आप उस कैपिटल को रिडीम करोगे तो आपको उस कैपिटल को एक तरीके से एलिमिनेट करना है, यानी खत्म करना है। और जब उसका क्रेडिट बैलेंस है तो उसे खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री पता कैसे बनेगी, यहां पर जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इसका हमारी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा, इसे कम करने के लिए हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बनेगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये रिडीमेबल है इसलिए इसका नाम पड़ गया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये पैसे दिए नहीं है, सिर्फ क्या हो रहा है, ड्यू हो रहा है। और ये पैसे हमें देने हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। किसको देने हैं बच्चों, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये पैसे देने हैं। और ये एंट्री है पार, इसका तो 100 रुपए का 100 रुपए पे हो रहा है, तो यहां पर आ जाएगा 100 और यहां पर आ जाएगा 100। दोबारा समझो बेटा, रिडम्पशन करने से ऑलवेज कंपनी की शेयर कैपिटल डिक्रीज होती है। शेयर कैपिटल का हमारी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस है, उसे कम करने के लिए यानी खत्म करने के लिए यानी उसे एलिमिनेट करने के लिए हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम से लायबिलिटी बुक हो जाती है। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमारी बुक्स में बच्चों तब तक आते रहेंगे जब तक हम इनका पेमेंट नहीं कर देंगे। जब तक पेमेंट नहीं होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपनी बुक्स में आते रहेंगे। क्लियर है यहां तक, जी सर। सेकंड पॉइंट, सेकंड बहुत सिंपल है, 100 का था बच्चों, 100 को 110 पे रिडीम करना है। अब एक बात सोचो, हमने पब्लिक से लिए थे 100 रुपए
और जब लौटाने का समय आया तो हम 110 रुपए लौटा रहे। आप ऐसे समझो बेटा, मान लो आप बच्चों से मैंने 100 रुपए उधार लिए और मैं 3 महीने बाद अगर आपको वही पैसा वापस लौटा रहा हूं और वापस लौटा रहा हूं 110 रुपए, तो जरा सोचो, मेरे पॉइंट से सोचो, मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? सर आपको नुकसान होगा। कितने रुपए का बेटा? 10 रुपए। लॉस का बच्चों हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो यहां पर ध्यान देना, कंपनी 100 रुपए के बदले में 110 रुपए लौटा रही है, तो कैपिटल तो 100 रुपए की ही है, यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100। देने कितने पड़ेंगे उन लोगों को? 110 रुपए। तो यहां पर 10 रुपए का कंपनी को लॉस हो रहा है, इसे बोला जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। क्या बोला जाता है? यानी 10 रुपए का वो लॉस यहां बुक कर लिया जाएगा, यानी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो प्रीमियम जो हम पे करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन, वो कंपनी के लिए एक तरीके का लॉस है, यानी कंपनी को एक तरीके का वो नुकसान करके दे रहा है 10 रुपए का। लॉस का बच्चों हमेशा हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हम एंट्री बनाएंगे रिडीमेबल कैपिटल डेबिट 100, प्रीमियम डेबिट 10 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 110। अब बेटा यहां पर और यहां पर अब ये एंट्री बनेगी या ये बनेगी, प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा कि वो रिडम्पशन पार पे कर रहा है कि प्रीमियम। हाँ, जब आप उनका पेमेंट कर दोगे, तो मैं सीधा आपको 8th एंट्री समझा रहा हूं, बीच की 6th और 7th एक बार छोड़ रहा हूं, सीधा 8th एंट्री पे आ जाओ। 8th एंट्री क्या है? ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी की लायबिलिटी है। जब आप उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाकर उन बेचारों को उनका पैसा लौटा दोगे, जब उनके हाथ में उन्हें पैसे दे दोगे, तब ये लायबिलिटी बेटा बुक्स से खत्म हो जाएगी। और इसे खत्म कैसे करेंगे? ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, उन्हें पैसे देकर खत्म करना है, तो इसे डेबिट करना पड़ेगा। तो देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और जब हम उसे पैसे देंगे तो हमारा या तो कैश का बैलेंस कम हो जाएगा या तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। तो यहां से हमारा कैश कम हो जाएगा और यहां से हमारी लायबिलिटी कम होगी। तो हम यहां पर जो अमाउंट ड्यू हुई थी उसका पेमेंट जब करेंगे तो लायबिलिटी खत्म और बैंक का बैलेंस भी कम हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं? तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। 5th एंट्री समझाई, देन 8th एंट्री समझाई, क्लियर? उसके बाद में आप यहां पर आ जाओ। अब बेटा आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहां पर क्या, यहां पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से हमने एक लॉस रिकॉर्ड किया, और मैंने आपको कितनी बार समझाया कि इस प्रीमियम को आप कहां से चार्ज करोगे, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अगर हमारी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त क्या फॉलो कर रही है, सेक्शन नंबर 133, तब तो ये कहां से चार्ज होगा? P&L से, यानी प्रॉफिट से। और अगर 133 को फॉलो नहीं करती तो सिक्योरिटी प्रीमियम से भी पैसा चार्ज कर सकती है, एज वेल एज वो अपने प्रॉफिट से भी चार्ज कर सकती है। और मैंने आपको कहा था कि स्टूडेंट का ये डाउट एक बहुत नॉर्मल डाउट बनता है कि सर आप हमें ये बताओ, एग्जाम के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कंपनी ने सेक्शन 133 अप्लाई किया है या नहीं किया? तो पेपर के पर्पज से मैं आपको बता दूं, आपको हमेशा हमेशा ये मानकर जाना है कि कंपनी जो है, जो प्रॉब्लम हमारे पास है, उस प्रॉब्लम में जो कंपनी है वो सेक्शन नंबर 133 को मानती है, यानी उसे अप्लाई करती है। और अगर उसने उसे अप्लाई किया होगा, इसका मतलब वो सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स को यूज करेगी। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि आपको एग्जाम के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी या जितनी भी प्रॉब्लम्स यहां पर मैं करवाऊंगा, मैं इस अजम्पशन के साथ करवाने वाला हूं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो 133 को मानती है, यानी हमारी कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 133 बनाए हैं। इसलिए जब आप इस प्रीमियम की बात करें, इस प्रीमियम को हम चार्ज करेंगे अपने प्रॉफिट से, तो जब प्रॉफिट से चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट का बैलेंस बच्चों कम हो जाएगा। प्रॉफिट्स का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करने का मतलब उसे डेबिट कर देना। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यानी P&L खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा,
और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अगर आपके पास P&L में पैसा नहीं है तो आप जनरल रिजर्व को यूज कर सकते हो। ओके सर, तो P&L या जनरल रिजर्व। तो 5th एंट्री में अमाउंट ड्यू की, 8th एंट्री में उस अमाउंट को पे कर दिया, 6th एंट्री में बेटा हमने जो प्रीमियम का अमाउंट था उसे P&L से चार्ज कर लिया। अगला क्रिएशन ऑफ CRR। आपको ये बात भली भांति पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने समझाया था CRR कब बनेगा। CRR तभी तैयार किया जाता है जब कंपनी ने अपने शेयर्स का रिडम्पशन अपने रिजर्व से किया हो, यानी उसने अपने फ्री रिजर्व को यूज करके रिडम्पशन किया हो। ऐसे सिचुएशन में CRR बनाना पड़ेगा। CRR कुछ भी नहीं है, CRR एक बहुत नॉर्मल सी बातों से समझना। हम CRR का मतलब होता है हम अपने फ्री रिजर्व से पैसा निकालेंगे और CRR में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कंपनी अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस से अमाउंट विड्रॉ करती है और वो पैसा एक नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, जिस अकाउंट का नाम होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, दैट मींस CRR अकाउंट। क्लियर? दोबारा से समझना, ये फ्री रिजर्व का मतलब P&L जनरल रिजर्व होते हैं। यहां से पैसा निकालकर हम एक नया अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट का नाम होता है CRR, पैसा वहां ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे समझ लो बेटा, मेरी इस पॉकेट में पैसे रखे हुए, मैंने यहां से पैसे निकालकर अपनी दूसरी पॉकेट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, ये आपका CRR है। तो फ्री रिजर्व से पैसे ट्रांसफर होंगे CRR में। तो जिस रिजर्व से आप पैसा निकालोगे बच्चों, उस रिजर्व का बैलेंस हो जाएगा कम, और जिस रिजर्व में ट्रांसफर करोगे उस रिजर्व का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो पैसा निकाला फ्री रिजर्व से, तो फ्री रिजर्व का बैलेंस होगा कम। तो सिंपल यहां पे देखना, फ्री रिजर्व यहां डिक्लाइन होंगे और आपका CRR का बैलेंस बच्चों यहां बढ़ जाएगा। रिजर्व्स का बच्चों ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर रिजर्व से पैसे निकालेंगे तो रिजर्व डिक्लाइन होंगे, यानी वो कम होंगे। कम होंगे इसका मतलब उन्हें डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी, अगर P&L से पैसा निकाला तो P&L डेबिट। तो देखना P&L कम हो रहा है। अगर P&L नहीं था या P&L में अमाउंट कम रह जाती है तो आप जनरल रिजर्व से पैसा निकालोगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। और ये दोनों ही अकाउंट से जो पैसे निकाले हैं वो हमने एक नए अकाउंट में ट्रांसफर किया है, और उस अकाउंट का नाम क्या है? CRR, यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और इस पैसे से CRR का बैलेंस बेटा बढ़ जाएगा। तो ये अमाउंट CRR में जाकर चुपचाप क्रेडिट हो जाएगी। तो यहां से P&L कम हुआ, यहां से जनरल रिजर्व कम हुआ और CRR में अमाउंट ट्रांसफर हो गया। तो इस तरीके से कुछ एंट्रीज जो हमें रिडम्पशन के वक्त करनी है, ये एंट्री ड्यू करने की थी, पार पे होगा तो ये, प्रीमियम पे होगा तो ये। प्रीमियम हमेशा अपनी प्रॉब्लम में हम P&L से चार्ज करेंगे, P&L में पैसा नहीं तो जनरल रिजर्व। CRR बनाने का मतलब रिजर्व्स को कम करना और CRR में पैसा ट्रांसफर करना। P&L जनरल रिजर्व टू CRR, और जब इनका पेमेंट करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश। ये टोटल 8 जनरल एंट्रीज जब हम प्रॉपर प्रॉब्लम्स करेंगे, फुल फ्लैश प्रॉब्लम्स, तो वहां पर ये 8 जनरल एंट्रीज हमें पास करनी पड़ सकती हैं। इन जनरल एंट्रीज का मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताए, लॉजिक के साथ आपको समझाया। अब मैं आपको प्रॉब्लम्स करवाऊंगा कि कैसे कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर इन जनरल एंट्री को अप्लाई किया जाएगा। अभी तक हमने एंट्रीज को समझा है, एंट्रीज के मीनिंग को क्लियर किया है, प्रैक्टिकली कैसे ये प्रॉब्लम में इंसर्ट की जाएंगी, कैसे इन एंट्रीज को हमें अमाउंट ढूंढनी पड़ेगी, वो सारी बातें बेटा अब मैं जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगा तब समझ आएंगी। पहले तो एंट्री कब बनेगी? जब कंपनी के शेयर्स पार्टली पेड अप हो, उन्हें फुल्ली पेड अप करने के लिए पहली 2 एंट्री। अगर पहले से प्रॉब्लम में फुल्ली पेड अप है, नहीं करना। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या सेल ऑफ फिक्स एसेट अगर वो कहता है तो फायदा है या नुकसान है। हाँ, नए शेयर इश्यू करते हो, वो इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, तो ये एंट्री। फिर हम उनकी अमाउंट ड्यू करेंगे, अगर उनका रिडम्पशन पार पे हो रहा है तो ये एंट्री, उनका रिडम्पशन बच्चों प्रीमियम पे हो रहा है तो ये एंट्री। अब उस प्रीमियम की अमाउंट को हम सेट ऑफ करेंगे अपने P&L या जनरल रिजर्व से। हाँ, अगर हमारी कंपनी ने रिडम्पशन करने के लिए हमारे रिजर्व्स को यूटिलाइज किया है, यानी हमारे फ्री रिजर्व्स को यूज किया है, तो उसे CRR भी क्रिएट करना पड़ेगा। CRR कैसे बनेगा आपको पता है, हमारे प्रॉफिट को यूज करके, जनरल रिजर्व को यूज करके हम CRR बनाते हैं। P&L डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू CRR।
और यहां पर जो लायबिलिटी बुक हुई थी, यहां पर जो लायबिलिटी बुक हुई थी, अब हम उन्हें पे कर देंगे, और जब पे करेंगे बच्चों तो लायबिलिटी एग्जॉस्ट हो जाएगी और कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू कैश या बैंक, ये 8 जर्नल एंट्रीज हैं। जल्दी से इन पे एक बार नजर डालो, इनको पढ़कर देखो, नोटिंग आपने कर ली होगी। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करवाता हूं। जल्दी से देखो एक बार सभी बच्चे। देखो बेटा, अब स्टडी मैट के अंदर एक, अच्छा पहले एक बात बता दूं, अभी मैंने आपको 2 प्रॉब्लम्स करवाए थे। जो सेकंड प्रॉब्लम है उसके अंदर बेटा नंबर ऑफ प्रेफरेंस नहीं दिए हुए थे, तो मैंने जो उससे पहले वाली प्रॉब्लम थी सेम उसके अंदर जो नंबर्स थे उसी के बेसिस पे उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। स्टडी मेट में देखोगे तो वहां 10,000 शेयर्स के बारे में डिटेल होगी, तो 10,000 के अकॉर्डिंग आंसर तैयार कर देंगे। मैंने जो आपको बुक प्रोवाइड करवा रखी है उसमें जो प्रॉब्लम है उसमें वहां पे नंबर्स नहीं है। मैंने ये अज्यूम्ड कर लिया कि पिछले प्रॉब्लम वाले ही नंबर सेम यहाँ पे कंटिन्यू रहे हैं। अगर आपको कंफ्यूजन तब अपनी बुक में वहां लिख सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स 5,000 और ब्रैकेट में लिख देना ₹100 ईच। मैं थर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं जो बेटा अभी अभी आपको सोल्व करवाया था। अब मैंने स्टडी मेट से एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे नोट किया है। देखो 9,000 ये है 10%, ये बेटा 10% आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो ये 10% लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। 9,000 यानी नंबर्स 10% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 10 ईच फुल्ली पेड अप, यानी एक कंपनी के अंदर 9,000 प्रेफरेंस है, 10 रुपए का एक फुल्ली पेड अप है। इश्यू करेंगे न्यू इक्विटी शेयर्स एट पार, वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है एट पार, हम पार वैल्यू पे इश्यू करेंगे। ₹9 फुल्ली पेड अप, इसका मतलब 9 रुपए पे इश्यू किया जाएगा। जैसे स्टूडेंट इसे देखता है उसके मन में एक डाउट आता है कि यहाँ डिस्काउंट पे इश्यू हो गया, यहाँ डिस्काउंट कहाँ है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है एट पार, इसका मतलब 9 रुपए ही उसकी वैल्यू होगी और 9 रुपए पे ही वो इश्यू कर दिया गया होगा। इसका मतलब जो आपका न्यू इक्विटी है वो हम ये मानकर चल रहे हैं 9 रुपए का है और 9 रुपए पे ही इश्यू कर दिया गया, यानी पार। यह ₹1 का डिस्काउंट नहीं जो आपको देखने से नजर आ रहा है। सिंपल कह रहा है जर्नल एंट्रीज पास कर दो, बहुत आसान है। पहले तो बेटा आप इक्विटी इश्यू कर दो यहाँ पे, तो आप कितने इक्विटी इश्यू करोगे, सिंपल है सर यहाँ पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो आपको रिडम्पशन के लिए अमाउंट चाहिए वो सारा पैसा हम इक्विटी इश्यू से अरेंज कर लेंगे। और यहां पर कितना चाहिए हमें, 9,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 90,000 की जरूरत है। फिर भी अगर आप ये जानना चाहते हो कि कितने नंबर्स इश्यू किए गए हैं तो जान सकते हो, आपको 90,000 की जरूरत है। 9 रुपए में आप एक शेयर इश्यू करोगे, एक इक्विटी 9 पे इश्यू होगा, दैट मीन्स यहां पे 10,000 शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे और एक 9 रुपए के हिसाब से यानी 90,000 रुपए। सेकंड, अब आप प्रेफरेंस शेयर की अमाउंट ड्यू कर दोगे तो एंट्री बनेगी 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10% रिडीमेबल, और यहां पर आ जाएंगे 90,000 और ये फुल अमाउंट हम लाइबिलिटी बना लेंगे पीएसएच के नाम से, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अभी हमने 90,000 पे नहीं किया। यहां सीआरआर फिर से नहीं बनेगा क्योंकि हमने यहां पर क्या किया है, रिडम्पशन के लिए नए शेयर्स इश्यू कर दिए, तो सीआरआर क्रिएट नहीं होगा। और थर्ड एंट्री में ये पूरा पैसा हम पे कर देंगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट बच्चों बैंक क्रेडिट कर दिया जाएगा। बोले तो कितने रुपए, 90,000 रुपए यहां पर आ जाएगा। एकदम क्लियर है सर यहां तक तो ये हमने एक और स्टडी मेट से प्रॉब्लम करवाई। तो मैंने आपको फिर कहा कि बेटा यहाँ नए शेयर्स पार पे इश्यू हो रहे हैं, 9 रुपए फुल्ली पेड अप माना गया, इसका मतलब उसकी वैल्यू ही कितनी कंसीडर कर ली गई, हमने यहाँ पे 9 रुपीज को हमने कंसीडर किया और 9 रुपीज पे ही हमने इश्यू कर दिया। ठीक है सर यहां तक। इसके बाद में बेटा हम आपको
अगली प्रॉब्लम करवाते हैं। आपको जो बुक मिली है उसके अंदर प्रॉब्लम नंबर 6 होगी वो, यानी 6 नंबर प्रॉब्लम पे आएंगे सब स्टूडेंट। पहले मेरे साथ रीड करेंगे, पढ़ेंगे बेटा अपनी अपनी बुक्स में। मैं यहां से पढ़ रहा हूं। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। कह रहे हम एबीसी के यहां से आपको कुछ बातें बता रहे हैं, जैसे कि ये बता रहा है शेयर कैपिटल 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 ईच फुल्ली पेड अप। यानी मैं कुछ बातें यहां लिख देता हूं। उस कंपनी के पास 40,000 इक्विटी है 10-10 रुपए की। इसका मतलब उस कंपनी की कैपिटल में 4 लाख रुपए की तो इक्विटी कैपिटल है। इसका क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, गिवन है सो मैंने नोट कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं? 1,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस ₹100 ईच और 1,000 100 रुपए वाले यानी 1 लाख रुपए के 10% वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं, यानी 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस कैपिटल है बच्चों। ओके सर, इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी। आगे पढ़ो, आगे क्या कहते हैं? कह रहा है रिजर्व में हमारे पास कैपिटल रिजर्व में है 50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम में 50, जनरल रिजर्व में 75 और पी&एल में बेटा 35,000। ऑन जनवरी यानी इन्होंने पी&एल बताया, जनरल रिजर्व बताया, सिक्योरिटी प्रीमियम बताया और कैपिटल रिजर्व बताया। आगे कह रहा है 1 जनवरी the board of directors decided to redeem the preference shares at par by utilization of reserve। वर्ड अंडरलाइन करो, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व। इसका मतलब ये कंपनी रिडम्पशन के लिए कोई नए शेयर्स इश्यू नहीं कर रही, इन्होंने अपने ही पुराने रिजर्व्स को यूज कर लिया। कह रहा है आपको जर्नल एंट्रीज पास करके दिखानी पड़ेंगी। तो पहली बात, यहां पर बेटा नए शेयर्स इश्यू तो हुए नहीं, तो हम ये तो बोलेंगे कि ये तो हम बोल नहीं सकते कि इश्यू की एंट्री पास करो पहले। इन्होंने ये भी नहीं बेचा कि किसी इन्वेस्टमेंट को बेचा, किसी एसेट को बेचा, तो सीधा सीधा हम इन प्रेफरेंस का रिडम्पशन होना है, पार वैल्यू पे रिडम्पशन होना है। तो सबसे पहले अमाउंट ड्यू कर देंगे, यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बुक से हटेगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बच्चों क्रेडिट बैलेंस है, उसे हटाओगे तो एंट्री क्या बनेगी? 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और यहां पर आ जाएगा बेटा 1 लाख रुपए। कैसे आया ये देख सकते हो, 1,000 प्रेफरेंस है, 100 रुपए का है, तो 100 से डेबिट हो जाएगा। इन्हें पेमेंट भी कितना करना पड़ेगा? इनके नाम से एक लाइबिलिटी बुक हो जाएगी पीएसएच के नाम से, और वो भी बच्चों 1 लाख रुपए से तैयार हो जाएगी। अगला पॉइंट, इस प्रॉब्लम के अंदर आपने एक चीज नोटिस किया, हमने एक सिंगल रुपए का क्या नहीं किया, न्यू इश्यू नहीं किया। तो यहां पर आएगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर्ड टू सीआरआर। हम सीआरआर में कितना ट्रांसफर करेंगे? सीआरआर आपको मालूम है तब बनाया जाता है जब हम फ्री रिजर्व को यूज करते हैं। इस प्रॉब्लम में पूरा पैसा फ्री रिजर्व से निकाला गया है, तो कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो प्रेफरेंस रिडीम हो रहे हैं उनकी रिडीमेबल वैल्यू कितनी? तो वही बात, 1,000 शेयर्स, एक बेटा 100 रुपए का, इसका मतलब उनकी टोटल रिडीमेबल वैल्यू हो जाती है 1 लाख रुपए। बट यहां पर हमने कितने रुपए का न्यू इश्यू किया? हमने 1 भी रुपए का बच्चों यहां न्यू इश्यू नहीं किया, तो पूरे 1 लाख रुपए आपने कहां से निकाले होंगे? ये पूरा 1 लाख रुपए निकाला गया होगा आपके फ्री रिजर्व से, और जितने पैसे फ्री रिजर्व से निकाले जाते हैं उसके इक्वल क्या बनता है?
उसके इक्वल CRR तैयार किया जाता है। बताओ अब CRR बनाने के लिए हमारे पास यहां क्या क्या अवेलेबल है, जल्दी से पढ़ो। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक तो आपके पास जनरल रिजर्व और एक P&L है। तो हम सबसे पहले किसी भी रिजर्व को यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जनरल रिजर्व में 75,000 रुपए में, तो पहले आप यूज कर लो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो कि आएगा 75,000 से। फिर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो कि आने वाला है 25,000 रुपए से। और ये दो रिजर्व से पैसे निकालेंगे, यानी इन रिजर्व्स के बैलेंस को कम कर देना है, और ये अमाउंट अल्टीमेटली CRR में ट्रांसफर हो जाएगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। और लास्ट में बच्चों थर्ड एंट्री, ये अमाउंट हम उनको पे करेंगे। तो ये जो लायबिलिटी यहां पर दिखाई दे रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम से, ये लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट बेटा क्रेडिट हो जाएगा, जो कि यहां पर 1 लाख रुपए से आ जाएगी। बताइए क्लियर है या नहीं? तो ये मैंने आपको एक और प्रॉब्लम करके दिखाई है, ये मैंने एक एग्जांपल करके दिखाया। इन दोनों का आप एक बार पढ़कर देखो, कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए यहां तक। मैं पहले वाले पार्ट को यहां से हटा देता हूं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक और प्रॉब्लम डील करवाता हूं। पहले अब जो प्रॉब्लम करेंगे उसके अंदर क्या होगा कि आप देखोगे कि उन्होंने डिवेंचर्स भी इश्यू कर रखे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में क्या किया जाएगा उस पर नजर डालते हैं। तो अगली ही प्रॉब्लम है बच्चों, जो कि 7 नंबर है हमारे से। पढ़िए सर 7 नंबर में इस प्रॉब्लम को आप रीड करोगे पहले तो। सी लिमिटेड हैड 3,012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच फुल्ली पेड अप। मैं नोट कर देता हूं, एक कंपनी के पास 12% वाले 3,000 प्रेफरेंस हैं और फुल्ली पेड अप। इसका मतलब उस कंपनी की प्रेफरेंस कैपिटल है बच्चों 3 लाख रुपए। 3,000 तो नंबर है, एक शेयर 100 का है, तो 3 लाख रुपए की 12% वाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहे हैं? The company had to redeem these shares at a premium of 10%। पहली बार यहां प्रीमियम की बातें हो रही हैं। अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स करवाए सभी प्रॉब्लम में क्या हो रहा था, जितने रुपए का वो प्रेफरेंस था सेम अमाउंट पे रिडीम हो रहा था। पहली बार या रिडम्पशन के लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 10%। तो 3 लाख पे 10% 30,000। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन। बताइए सर हमें रिडम्पशन के लिए कितना पैसा चाहिए? सिंपल है, ये देखो। तो हम कह सकते हैं 3,000 शेयर्स 100 रुपए का 110 में रिडीम होगा, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा पे करना है। 100 के बदले में 110 पे करना है। तो यहां पर टोटल पेमेंट होगा 3,30,000 रुपए। 3,30,000 आपको पे करना पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं, हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व में बेटा हमारे पास 80,000 रुपए। आगे पढ़ो, सॉरी गलत पढ़ दिया सर, सॉरी बच्चे, अगली प्रॉब्लम को पढ़ दिया। तो 3,110 के हिसाब से 3,30,000 पे करने। आगे बढ़ेंगे। इट वॉज डिसाइडेड बाई द कंपनी टू इश्यू द फॉलोइंग। इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि कंपनी ने रिडम्पशन के लिए 2 चीजें इश्यू की। पहला 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। कंपनी ने 25,000 इक्विटी इश्यू किए। एक इक्विटी 10 रुपए का है और 10 पे इश्यू कर दिया गया। चलो कोई बात नहीं, पहले इक्विटी के इश्यू की जर्नल एंट्री बनाएंगे।
तो हम क्या कहेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास बेटा पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैसे निकाला, देखो 25,000 इक्विटी इश्यू हो रहे हैं, 10 रुपए का एक इक्विटी 10 पे इश्यू हो रहे हैं, तो 25,000 इक्विटी इश्यू करके आप कितने रुपए निकाल लोगे, 2.5 लाख रुपए आपको अरेंज हो जाएगा। ठीक है सर, अगले पॉइंट में कह रहा है 14% डिवेंचर्स, 100 रुपए का एक है, 100 रुपए पे इश्यू हुआ। इन्होंने यहां पर बताया हमने 1,100 रुपए वाले डिवेंचर्स भी इश्यू किए। अब स्टूडेंट को मैंने बताया था कि बेटा यहां पर रिडम्पशन के लिए डिवेंचर काम नहीं आते हैं। आपको याद होगा मैंने कहा था फ्रेश इश्यू का मतलब है इक्विटी और प्रेफरेंस, उसमें कभी भी डिवेंचर्स नहीं हो सकते। बट इस बात का मतलब ये नहीं है कि आपको पेपर में गिवन है तो आप एंट्री ना बना करो, आप एंट्री बना दो, ठीक है, वो रिडम्पशन के काम नहीं लेंगे पैसे, बट ज्यादा एंट्री तो बनानी पड़ेगी। तो हम एक एंट्री पास कर देंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर्स अकाउंट, तो 14% यहां डिवेंचर इश्यू है। कैसे, 1,000 डिवेंचर, एक बेटा 100 रुपए का है, तो 1,000 के लिए यहां पर वैल्यू बनेगी बच्चों 1 लाख रुपए। जी सर, ये तो समझ आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट टू 14% डिवेंचर्स। बट आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि यहां पर ये अमाउंट रिडम्पशन के काम नहीं आ सकती, क्योंकि फ्रेश इश्यू का मतलब सिर्फ इक्विटी हो सकता है, प्रेफरेंस हो सकता है, डिवेंचर्स कभी भी नहीं होगा। अब सवाल खड़ा होता है कि सीआरआर में क्या जाएगा या नहीं जाएगा। उससे पहले आप एक और एंट्री पास कर दो, अमाउंट ड्यू कर दो रिडम्पशन के लिए। वैसे रिडम्पशन के लिए हमें कितना पे करना है, 3,30,000। रिडम्पशन जिनका हो रहा है उनका रेट कितना है, 12%। तो थर्ड एंट्री क्या बन सकती है यहाँ पे, सिंपल है थर्ड एंट्री, तो बोलो जल्दी से। 12%, 12% रिडीमेबल, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहां पर आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी 12% वाले प्रेफरेंस कैपिटल खत्म होगी, बट वो 3 लाख रुपए से खत्म होगी। 3,000 इंटू 100, ये आ जाएगा बेटा 3 लाख। बट आपको यहां पर प्रीमियम के लिए 30,000 पे करना पड़ेगा, तो यहां पे अलग से आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कह दो, या प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन बोल दो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा यहाँ पे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, जो कि बच्चों यहाँ 30,000 आने वाला है। इसके बाद में ये पूरी अमाउंट PSH यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर में लिख देंगे हम 3,30,000। दोबारा से समझो बेटा, प्रेफरेंस की कैपिटल 3 लाख ही है, बट हम उन्हें रिडीम जब करने गए तो हम 10% एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो वो 10% जो एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो 3 लाख का 10%, या तो आप डायरेक्टली 30,000 निकाल लो, या आप ऐसे कह सकते हो एक शेयर पे अगर हम 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो 3,000 पे हमने कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया होगा, 3,30,000 आ गया। बोलो हाँ या ना। जी सर। अब इसके बाद में अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पर हम थोड़ा सा पार्ट ये हटा देते हैं बेटा यहां से, चलो एक बार यहीं पे आ जाओ दोबारा। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि ये जो प्रीमियम हमें पे करना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, आपको याद होगा मैंने क्या कहा था, मैं जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको करवाऊंगा उसमें मैं क्या अज्यूम करके चलूंगा, उसमें मैं ये अजम्पशन लेके चलूंगा कि ये कंपनी कौन सी कंपनी है, ये वो कंपनी है जिन्होंने अपने यहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग तैयार किया है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 133 के अकॉर्डिंग तैयार किया। इसका मतलब इस प्रीमियम को हम सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज नहीं करेंगे। इस प्रॉब्लम में बेटा हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है, अवेलेबल होने के बावजूद भी इस प्रीमियम को मैं अपने प्रॉफिट से चार्ज करूंगा, यानी P&L या तो जनरल रिजर्व से। रीजन साफ
शब्दों में पहली क्लास में आपको लिखवा दिया था। इसलिए अगर आप यहां देखोगे तो इस कंपनी के पास बेटा कौन कौन से प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, सर यहां तो दिया ही नहीं, यहां पर एक लाइन लिखी होगी, आगे देखो लिखा ना, द पेमेंट वॉज ड्यूली मेड, द कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट। कह रहा है आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये मानकर चलना है कि इस कंपनी के पास पैसे की कोई कमी नहीं, बहुत पैसा है इनके पास, यानी प्रॉफिट की कमी नहीं है, कोई बात नहीं। तो मैं ये मान लेता हूं कि इनके P&L में खूब पैसा रखा होगा, तो 30,000 P&L से चार्ज कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बोलो हाँ या ना, एकदम क्लियर है सर यहां तक। तो ये 30,000, तो इस 30,000 के प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम से क्यों चार्ज नहीं किया गया, क्योंकि मैंने माना गया अंडर सेक्शन 133 के अकॉर्डिंग हमने इसे P&L से चार्ज किया। अगर ये कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसके अकॉर्डिंग नहीं बनाती, सेक्शन 133 के अकॉर्डिंग या एस को फॉलो नहीं करती, तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया जा सकता था, बट हमने माना है कि ऐसा नहीं हो रहा। क्लियर है यहां तक एकदम सर। अब आ जाता है अमाउंट ट्रांसफर टू CRR, दिखाई दे रहा है। चलो एक काम करता हूं, मैं यहां पर कुछ पार्ट आगे का यहां नोट करवा देता हूं आपको, ठीक है सर। एक मिनट बच्चों, ये प्रीवियस प्रॉब्लम है। अब आता है CRR में कितना ट्रांसफर होगा, तो यहां पे देखो अमाउंट ट्रांसफर टू CRR, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू CRR यानी कैपिटल रिडम्पशनिज्म। इस प्रॉब्लम के अंदर आपने क्या पाया कि कुछ पार्ट तो कंपनी ने कहां से अरेंज किया, नए इश्यू करके, और कुछ पार्ट उन्होंने अपने ही प्रॉफिट को यूज कर लिया। अभी समझ आ जाएगा। ये देखो, सबसे पहले टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो प्रेफरेंस हैं उनकी टोटल नॉमिनल वैल्यू कितनी है, तो वो यहां पर बताए 3 लाख रुपए उनकी टोटल नॉमिनल वैल्यू। दे देखो, ये रहा 3 लाख रुपए। और आपको ये बात मालूम है कि इस प्रॉब्लम में न्यू इश्यू हुआ है कहीं ना कहीं, और जो न्यू इश्यू किया गया है वो यहां पर 2.5 लाख रुपए का है। तो आप न्यू इश्यू में कभी भी डिवेंचर्स को कंसीडर, ये न्यू इश्यू का पार्ट नहीं माना जाएगा, तो यह न्यू इश्यू में 2.5 लाख रुपए ही अरेंज हुए। तो जल्दी से बताओ आपको कितने रुपए चाहिए थे, सर हमें चाहिए थे 3 लाख। 3 लाख के बदले में न्यू इश्यू से सिर्फ कितने रुपए आए, 2.5 लाख। मैं फिर से कह रहा हूं, न्यू इश्यू में डिवेंचर्स कंसीडर नहीं किए जाते हैं, इसलिए यहां न्यू इश्यू 2.5 लाख का माना गया है। तो बचे हुए 50,000 इन्होंने कहां से निकाले होंगे, सर इन्होंने अपने रिजर्व को यूज किया होगा, और रिजर्व जितने रुपए के लिए यूटिलाइज होता है उतने के लिए हमें CRR बनाना पड़ता है। आपको याद है, CRR उतने ही पार्ट के लिए बनाया जाता है जितना पार्ट आपने रिडम्पशन के वक्त फ्री रिजर्व से निकाला, यानी फ्री रिजर्व को यूज किया, उतने पार्ट के लिए CRR बनाया जाता है। अब इसकी एक एंट्री पास कर दूंगा यहां पर, और एंट्री तो सिंपल है, कह रहा है ना प्रॉफिट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट, और चुपचाप यहाँ पे 50,000 रुपए का CRR तैयार हो जाएगा। बताइए, एकदम ठीक है सर, पैसे की बेटा यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर जो प्रेफरेंस रिडीम होने वाले थे उनकी नॉमिनल वैल्यू है 3 लाख, और जो न्यू इश्यू किए गए हैं वो 2.5 लाख रुपए के हैं, उनमें ये डिवेंचर्स कंसीडर नहीं किए गए, क्योंकि डिवेंचर्स न्यू इश्यू का पार्ट नहीं माना गया है यहाँ पे। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट यहां बचता है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है यहाँ पे, ये जो आपकी लायबिलिटी है बेटा, अब आप इसे फाइनली इसे पे करो और इससे छुटकारा पा जाओ। अब इस लायबिलिटी को खत्म करना है, इसका क्रेडिट बैलेंस से पे करोगे तो डेबिट हो जाएगा। तो एक लास्ट एंट्री यहां पर बनेगी बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यानी PSH अकाउंट डेबिट, मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट।
और लास्ट में बच्चों इसे बैंक से पे करवा दो टू बैंक अकाउंट, जो आ जाएगा आपका 3,30,000। बोलो क्लियर है या नहीं? तो इस प्रॉब्लम में क्या था, ये कॉम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम है। कॉम्बिनेशन का मतलब कुछ पार्ट हमने रिडम्पशन के लिए फ्रेश इश्यू किया और कुछ पार्ट अपने फ्री रिजर्व को यूज करके रिडम्पशन किया। यहां पर समझने वाली बात यह है कि न्यू इश्यू के अंदर यहाँ रिडम्पशन भी दिया था। स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, वो डिवेंचर्स को भी यहाँ पे न्यू इश्यू का पार्ट कंसीडर करते हैं, जो फंडामेंटली इनकरेक्ट है यहाँ पे। तो आपको समझ में आया, यहाँ प्रीमियम था, प्रीमियम के लिए मैंने पी एंड एल यूज किया। इस प्रॉब्लम में रिजर्व के बैलेंसेस नहीं गिवन है, बट इन्होंने कहा कि हमारे पास रिजर्व की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के पास बहुत सारे रिजर्व्स अवेलेबल है। और इसी बात को मानते हुए मैंने यहाँ पर मान लिया कि इनके पास पी एंड एल में पर्याप्त पैसा है और उन्होंने उसी को यूज किया। तो पहली एंट्री में हमने इक्विटी इश्यू की, दूसरी एंट्री में हमने डिवेंचर्स इश्यू की, थर्ड एंट्री में हमने अमाउंट ड्यू किया 3 लाख रुपए की कैपिटल, 30,000 रुपए हमें प्रीमियम के देने पड़ेंगे, तो टोटल हमें 3,30,000 देने पड़ेंगे। प्रीमियम जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज नहीं किया जाएगा। आपको मालूम है क्यों यूज नहीं किया जाएगा, हमें पी एंड एल से चार्ज करना है। पी एंड एल टू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 30,000। यहाँ पर सीआरआर की अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी, टोटल नॉमिनल वैल्यू 3 लाख, जो न्यू इश्यू है वो 2.5 लाख, तो 50,000 सीआरआर में, तो पी एंड एल टू सीआरआर, और लास्ट में उन्हें पे करके खत्म करो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। तो ये मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स और करवाई हैं, जल्दी से एक बार इन पे नजर डालो और समझने की कोशिश करो। जल्दी से देखो बेटा यहां तक। हाँ जी बच्चों, अभी कुछ प्रॉब्लम्स हमने डील की थी, अभी हम एक और प्रॉब्लम डील करने वाले हैं, जो आपको मैंने बुक प्रोवाइड करवा रखी है। उसके अंदर ये 10th नंबर प्रॉब्लम है, और आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर भी ये प्रॉब्लम गिवन है, वहां पर इसका नंबर थोड़ा आगे पीछे होगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, एक कंपनी बेटा बी लिमिटेड, उसकी बुक्स में बता रहा है फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन 31 दिसंबर। ये उस कंपनी की बुक्स में बैलेंस बता रहे हैं, तो मैं यहां नोट कर सकता हूं बैलेंस ऑन 31 दिसंबर के दिन हमारे पास क्या क्या बैलेंसेज है। हमारे पास 30,000 इक्विटी है बेटा 10 रुपीज वाले, यानी यहां पर इक्विटी जो है कंपनी के पास 30,000 इक्विटी है। एक इक्विटी बच्चों 10 रुपए का है, तो उस कंपनी के पास 3 लाख रुपए की तो ऑलरेडी इक्विटी कैपिटल है। आगे बढ़ो, 18,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। उसी कंपनी में 12% वाले यानी 12% वाले प्रेफरेंस कैपिटल है, और ये जो शेयर्स है बेटा 18,000 शेयर्स है, यानी 18,000 शेयर्स है, और एक यहां पे हमारा 10 रुपए का है, और ये फुल्ली पेड अप बताया है, यानी 1,80,000 के ये प्रेफरेंस कैपिटल इन्होंने बताई। यानी 12% वाले 12% वाले प्रेफरेंस है 18,000 10 रुपीज 1, और 10 रुपए के एक के हिसाब से 1,80,000 फुल्ली पेड अप। आगे बढ़ो, क्या कह रहे हैं, 4,000 4,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस ₹10 ईच बट 8 पेड अप। और इसी कंपनी के पास प्रेफरेंस एक और है बेटा, यानी यहां 2 अलग अलग तरीके के प्रेफरेंस है। 10% वाली प्रेफरेंस कैपिटल है 4,000 शेयर्स है। प्रॉब्लम यह है कि है तो वो 10 रुपए का, बट पेड अप यहां पे सिर्फ 8 रुपए, इसका मतलब ये है पार्टली पेड अप। और आपको अच्छे से ये बात याद होगी कि रिडम्पशन सिर्फ फुल्ली पेड अप का किया जाता है। तो अगर प्रॉब्लम में कुछ नहीं बोलेगा तो रिडम्पशन मैं सिर्फ इन 18,000 शेयर्स का करूंगा, जिसके लिए 1,80,000 की वैल्यू है। इन 4,000 शेयर्स को मैं रिडीम नहीं करूंगा,
क्योंकि ये पार्टली पेड अप है और पार्टली पेड अप का बच्चों रिडम्पशन नहीं किया जाता। आगे पढ़ो। आगे बता रहा है कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या अवेलेबल है। इस कंपनी के पास रिजर्व्स जो हैं, बहुत सारे रिजर्व्स हैं इनके पास। यहां पर सबसे पहले बेटा एक तो बताया है प्रॉफिट एंड लॉस में 80,000 रुपए बता रहे हैं। फिर ये बता रहे हैं कि जनरल रिजर्व में 1,20,000 है, तो जनरल रिजर्व में 1,20,000 कंसीडर कर लेंगे। पी एंड एल बताया, जनरल रिजर्व बताया। फिर बता रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम। ये बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा, आपकी जो प्रॉब्लम गिवन है उसकी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर रहा हूं। सिक्योरिटी प्रीमियम में 15,000 रुपए बता रहे हैं और कैपिटल रिजर्व में बेटा 21,000 रुपए बताया। कैपिटल रिजर्व 21,000 रुपए, 21,000 रुपीज। आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं। आगे कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड ऑन जनवरी एट ए प्रीमियम। कह रहा है प्रेफरेंस को रिडीम करेंगे, 2 रुपए हम प्रीमियम देंगे, यानी 10 रुपए वाला ये प्रेफरेंस 12 रुपए पे रिडीम किया जाएगा, 2 रुपए एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आगे क्या कह रहा है, वेयर एज द होल्डर्स ऑफ 100 शेयर्स आर नॉट नोन। इसका मतलब क्या है, इस बात को दोबारा समझो बेटा। ये कहना चाह रहे हैं कि 100 शेयर होल्डर्स जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब है कि वो लोग ड्यू डेट पे पैसे लेने नहीं आए। यानी दोबारा समझो, ये कहना चाह रहे हैं कि 100 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं है। जानते ही नहीं है का मतलब है उनके बारे में हमारे पास डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, और डिटेल्स अवेलेबल नहीं है यानी वो लोग हमारे पास पैसे लेने नहीं पहुंचे। तो दोबारा से समझो, यहां टोटल 18,000 शेयर्स हैं, जिसमें से 100 शेयर्स किसके पास है ये हमें पता ही नहीं है। अब किसके पास अगर ये बात नहीं पता है तो पैसे लेने के लिए सिर्फ कितने शेयर्स के ऑनर पहुंचेंगे, सिर्फ 17,900 शेयर्स के लिए लोगों ने पैसे एक्चुअल में रिसीव किया होगा। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा अभी बता दूंगा। आगे कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच आर इश्यूड एट 10% प्रीमियम। यहां पे इश्यू किया जाएगा, क्या इश्यू किया जाएगा, यहां पे इश्यू किए जाएंगे 3,000 इक्विटी। वैसे तो वो 10 रुपए, कितने रुपए का है वो 10 रुपए का, बट वो इश्यू किया जाएगा 11 रुपए में। ये 3,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए फेस वैल्यू, बट इश्यू किया जाएगा प्रीमियम 10%, यानी 11 रुपए पे इश्यू किया जाता है। आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं। एट द सेम टाइम ए बोनस इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स वाज मेड एट पार, 2 शेयर्स बीइंग इश्यूड फॉर एवरी 5। और यहां पर ये कह रहा है कि इसी प्रॉब्लम में बोनस इश्यू भी होगा, और जो बोनस इश्यू होगा वो होगा 2:5 के रेशियो में। 2 मिलेंगे अगर पहले से 5 शेयर्स आपके पास अवेलेबल हैं। और आगे कह रहा है जर्नल एंट्रीज पास करो इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है सर, तो बेटा ये आपकी पूरी प्रॉब्लम है। यहां पर पहले इस प्रॉब्लम में इक्विटी है, पहले से प्रेफरेंस अलग अलग है, कुछ फुल्ली पेड अप, कुछ पार्टली पेड अप। मैं आपको फिर बता दूं पार्टली पेड अप को रिडीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि पार्टली पेड अप का रिडम्पशन नहीं होता। ये हमारे कुछ रिजर्व्स हैं। यहां कंपनी ने 3,000 इक्विटी इश्यू किए, 10 रुपए का, 11 रुपए के अकॉर्डिंग ये कुछ पैसा वो इक्विटी के इश्यू से अरेंज करेगी। सबसे पहला काम, इस प्रॉब्लम में बोनस भी है, ये सारी बातें डील करेंगे। सबसे पहली एंट्री क्या बनने वाली है, हमने नए शेयर्स इश्यू किए तो हमें पैसे मिलेंगे बच्चों यहाँ पर। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, 3,000 शेयर्स पे 11 रुपए के हिसाब से 33,000 आपको आने वाले हैं। बट यहां पे जो कैपिटल क्रेडिट होगी इक्विटी के नाम से, वो बेटा सिर्फ 30,000 रुपए से क्रेडिट होगी, क्योंकि कैपिटल सिर्फ 10 रुपए से बनेगी और 1 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के खाते में चला जाएगा। 3,000 बच्चों यहां पर आ जाएगा। तो ये पहली एंट्री हमने नए शेयर्स इश्यू करने की पास कर दी। सेकंड पॉइंट पे जब हम जाएंगे,
सेकंड पॉइंट क्या समझाता है हमें बेटा, ध्यान से समझ में। सेकंड पॉइंट पे जब आप बच्चे जाओगे तो आपको ये समझना है कि रिडम्पशन किनका करना है। तो मैं फिर से क्लियर कर दूं, इनका रिडम्पशन होगा, इनका नहीं होगा, पार्टली पेड अप है। और रिडम्पशन 10% प्रीमियम पे होने वाला है, सॉरी 10% प्रीमियम नहीं, 2 रुपए हमें प्रीमियम देना है। तो यहां पर एंट्री क्या बनेगी, देखो 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 18,000 शेयर्स, एक 10 रुपए का यानी 1,80,000 रुपए की तो कैपिटल। फिर यहां पर आएगा प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और एक पे बेटा 2 रुपए का प्रीमियम है। तो 18,000 शेयर्स पे 2-2 रुपए अगर प्रीमियम दोगे तो 36,000 रुपए, यह आ जाएगा 36,000। तो हमें इनको कितना पे करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इसका टोटल लगाना एक बार जल्दी। तो इसका टोटल आ जाएगा बेटा 1,80,000 प्लस 36,000, यह आ जाएगा 2,16,000। हमने 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस 180 के आ जाएंगे, प्रीमियम देंगे 36,000 का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2,16,000। बताओ यहां तक ठीक है कि नहीं? हाँ सर, यहां तक तो ठीक चल रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस प्रीमियम को कहां से सेट ऑफ करना है। हालांकि यहां सिक्योरिटी प्रीमियम है, उसके बावजूद भी बेटा मैंने आपको बहुत बार समझाया, मैं P&L से ही चार्ज करूंगा। क्यों चार्ज करूंगा, इसका रीजन दे रखा है अंडर सेक्शन नंबर 133। तो सबसे पहले यहां पर एक एंट्री पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ जाएगा यहां पे। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में बेटा यहां पर आ जाएगा आपका 36,000, 36,000 रुपए। बताओ एकदम ठीक है सर। अगला पॉइंट, अब बात आती है कि सीआरआर में कितने रुपए ट्रांसफर करने हैं। आपको मालूम होगा सीआरआर जो है बेटा यहां पे वो कितने रुपए से बनेगा। सीआरआर बनाया जाएगा बेटा, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। अमाउंट ट्रांसफर्ड टू सीआरआर, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू सीआरआर। तो यहां पर सीआरआर उतने ही पार्ट के लिए बनेगा जितना पार्ट हम फ्री रिजर्व से रिडीम करते हैं। तो सबसे पहले आएगा टोटल नॉमिनल, टोटल नॉमिनल वैल्यू। तो जो शेयर्स रिडीम होते हैं उनकी टोटल नॉमिनल वैल्यू बचे 1,80,000। इस 1,80,000 के बदले में आपने न्यू इश्यू किया, और न्यू इश्यू में प्रोसीड मालूम है ना, पार पे इश्यू किया जाता है तो पार वैल्यू लेते हैं, और प्रीमियम पे भी इश्यू करते हैं तो पार वैल्यू को यानी फेस वैल्यू को लेते हैं। तो यहां पे प्रोसीड मानी जाएगी ओनली 30,000, 30,000। तो न्यू इश्यू हुआ बेटा यहाँ 30,000 रुपए का। तो बताओ सीआरआर कितने का बनेगा। तो हम कह सकते हैं 180 में से 30,000 ही वो पार्ट है जो न्यू इश्यू से अरेंज किया गया। तो रिमेनिंग 1.5 लाख रुपए कहां से निकाले होंगे सर? कहां से क्या निकाले होंगे? इतने सारे रिजर्व्स हमारे पास रखे हैं, इन रिजर्व से हमने पैसे अरेंज किए होंगे। और अगर आपने रिजर्व से पैसा निकाला है दैट मीन्स आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा। और सीआरआर बनाने के लिए तो हम एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। यहां पर आ जाओ, P&L में बेटा 80,000 रुपए थे यहाँ पे, बट 80,000 में से 36,000 ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। तो 80,000 माइनस 36,000 हमारे पास P&L से आ जाएंगे 44,000, 44,000 तो P&L से ले लेंगे। अभी भी पैसे कम पड़ गए तो जनरल रिजर्व से निकालेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और जनरल रिजर्व से निकालेंगे बेटा हम बैलेंस 1,06,000 रुपए, 1,06,000 हम यहां से निकाल लेंगे। और ये अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगी? सीआरआर यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अकाउंट में 1,50,000। समझ आया यहां तक? तो ये अमाउंट ड्यू की, इस प्रीमियम को सेट ऑफ कर दिया, सीआरआर क्रिएट कर लिया,
सीआरआर बनाने के बाद अब आपको, ये आपकी 4th एंट्री थी बेटा, ये आपकी 5th एंट्री है, यहां पर आप पेमेंट कर दोगे, यहां पर 2,16,000, ये 2,16,000 हमें जो पेमेंट करना था, इन्होंने बोला था ना कि 100 शेयर होल्डर के बारे में हमें पता ही है, यानी हमारी कंपनी के 100 शेयर्स किसके पास है ये अपने को नहीं पता, यानी वो लोग पैसे लेने नहीं आए, तो एक्चुअल पेमेंट सिर्फ कितना होगा वो यहां से पता चलेगा। यानी सभी लोगों ने बेटा पेमेंट रिसीव नहीं किया, तो हम क्या बोलेंगे 2,16,000, 216 टोटल पेमेंट होना था, और 2,16,000 का पेमेंट 18,000 पे होना था, 18,000 पे। बट 100 शेयर होल्डर के बारे में हमें पता ही नहीं है, तो आपको पता सिर्फ यानी कितने लोग पैसे लेने आए होंगे, तो हम कह सकते हैं 18,000 में से 100 शेयर होल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो सिर्फ 17,900 शेयर होल्डर पहुंचे होंगे। तो 2,16,000 को डिवाइड करेंगे हम 18,000 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 17,900 से, इतने लोगों ने पैसे रिसीव कर लिए होंगे, तो एक्चुअल पेमेंट 2,14,800 रुपए का होता। तो दोबारा सुनो, अभी तक जो पहले प्रॉब्लम्स करवाई थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता था, तो यहां पर जितने भी पैसे ड्यू होते थे वो पूरी अमाउंट पे कर दी जाती थी। बट आज ये कह रहा है कि यहां कुछ लोग पैसे लेने कंपनी के पास पहुंचे ही नहीं, तो जो लोग नहीं पहुंचे उनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। ऐसे 100 शेयर होल्डर्स हैं, तो 18,000 में से 100 शेयर्स का पैसे लेने के लिए लोग आए ही नहीं, तो कितने लोगों ने आकर पैसे मांगे होंगे, सिर्फ 17,900 शेयर्स का एक्चुअल पेमेंट हुआ, और एंट्री बन जाएगी, तो हमारी जेब से पैसे 216 नहीं गए होंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2,14,800 और 2 आ जाएगा बैंक। अब बच्चा कहता है कि 100 का क्या करेंगे बेटा, जब उन शेयर होल्डर को होश आएगा, जब उन्हें याद आएगा कि अच्छा हमारे शेयर्स रिडीम होने थे, हो गए, वो कंपनी के पास आएंगे और पैसे मांगेंगे और कंपनी पैसे दे देगी, यानी उनका पैसा जब वो कंपनी से आकर लेंगे तब उसकी एंट्री बनेगी। अभी पे नहीं हुआ तो एंट्री पास नहीं हो सकती। क्लियर है यहाँ तक? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक भी हो गया, सीआरआर भी बना दिया, P&L में भी आया, प्रीमियम भी सेटअप हो गया। अब कहता है बोनस इश्यू होगा। इस प्रॉब्लम में साफ साफ लिखा गया है कि बोनस इश्यू जो होगा वो सिर्फ पुराने शेयर्स के लिए किया जाएगा। इसका मतलब बोनस जो है यहां पर जो इन शेयर्स पे नहीं दिया जाएगा। यहां पर गिवन है कि जो नए इश्यू किए गए हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन, यानी जो न्यू इश्यू किया गया है रिडम्पशन के लिए, उनके पास बोनस के राइट नहीं है। इसका मतलब बोनस सिर्फ पुराने वाले लोगों को मिलेगा। और पुराने वाले कितने शेयर्स हैं बेटा, ये देखो सिर्फ 30,000 शेयर्स हैं। अच्छा, बोनस कितना मिलेगा? 2 मिलेंगे 5 के बदले में, यानी 2:5 का रेशियो है। तो यहां से निकाला जाएगा नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, कितने बोनस शेयर्स दिए जा सकते हैं। सिंपल है, कैसे निकालोगे? 30,000 शेयर्स हैं और उन पे बेटा 2 दिए जाएंगे, 2 बोनस है 5 पे, तो 30,000 पे बोनस कितना? 2/5 तो आ जाएगा बेटा 30,000, तो 12,000 यहां पे बोनस दिया जाएगा। और अगर बात करेंगे अमाउंट की, तो 12,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक होगा, तो 1,20,000। आप सभी को पता है बोनस के नाम से बेटा हमने एक चैप्टर पढ़ रखा है। जब भी हम बोनस देते हैं सबसे पहले सीआरआर को यूज किया जाता है। यहां पर देखो सीआरआर कितने रुपए हैं? 1.5 लाख। और हमें बोनस के लिए कितना चाहिए? 12,000 शेयर्स इश्यू करने हैं। एक शेयर बेटा 10 रुपए पे होगा, या मैं कर देता हूं अमाउंट, बोनस की कितनी अमाउंट चाहिए, तो 12,000 शेयर्स, एक शेयर्स की फेस वैल्यू 10, तो 1,20,000 पहले बोनस अनाउंस किया जाएगा।
तो एंट्री बनेगी यानी रिजर्व कम हो जाएगा। बोनस इश्यू से बेटा रिजर्व, बोनस से क्या होता है, हमारे रिजर्व्स कम होते हैं और हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। तो हमारे रिजर्व्स को कम करेंगे तो रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट होगा, और बोनस के लिए सबसे पहले सीआरआर यूज किया जाएगा। अब बच्चा कह रहा है यहां सीआरआर तो है नहीं, ना ये है ना ये है ना ये है ना ये, तो क्या दिक्कत है, अभी अभी सीआरआर बनाया है 1.5 लाख का, अपने को 1,20,000 की जरूरत है तो सीआरआर को यूटिलाइज कर लो। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000, और यहां पर आ जाएगा टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, कि हमने इक्विटी को बोनस अनाउंस कर दिया 1,20,000। तो एंट्री क्या बनी, हमने प्रॉफिट को कम कर दिया और बोनस के नाम से एक लायबिलिटी बुक कर ली, और लास्ट में जब आप बोनस दे दोगे तो आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, यानी कैपिटल बढ़ेगी बेटा। तो एंट्री बनेगी बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि 1,20,000 से तैयार होगी। 120 सिंपल। तो हमने तो बेटा आपने देखा कि हमने यहां तक की सारी एंट्रीज पास कर दी हैं। अब आपको देखना चाहिए कि बोनस में यहां कैसे काम किया गया है। देखो, इस प्रॉब्लम में बोला गया था कि बोनस वाला जो पार्ट है वो सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर्स पे करना है, यानी जो पुराने इक्विटी हैं। बोनस उन शेयर्स पे यहां पर नहीं दिया गया है बेटा जो अभी अभी रिडम्पशन पर्पस के लिए इश्यू की गई। तो हमारे पास पहले से 30,000 शेयर्स थे, बोनस दिया जाता है यहां पर 2 शेयर्स 5 के बदले में। 2/5 का मतलब है 2 बोनस, यानी 2 शेयर्स फ्री में मिलेंगे अगर आपके पास पहले से 5 शेयर्स अवेलेबल होंगे। उसके बेसिस पे हमने निकाला 30,000 पे 2/5 के अकॉर्डिंग 12,000 शेयर्स आ जाते हैं, यानी 30,000 पे 12,000 शेयर्स फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, एज एन बोनस दिए जाएंगे, और एक शेयर बेटा 10 रुपए का है। तो यहां बोनस की अमाउंट हो जाती है 12,000 शेयर्स पे 10-10 रुपए के हिसाब से 1,20,000 का बोनस बनता है। जब भी कोई कंपनी बेटा बोनस देती है, बोनस देने से 2 चीजों पे फर्क पड़ता है। बोनस से हमेशा याद रखना रिजर्व एंड सरप्लस हो जाता है कम, ऑलवेज रिजर्व कम होता है, और कंपनी की शेयर कैपिटल हमेशा बढ़ती है। तो रिजर्व्स का बैलेंस कम होना और कैपिटल का बैलेंस बढ़ना, यही हमारा बोनस होता है। तो पहले हम बोनस अनाउंस करेंगे, और जब भी बेटा बोनस अनाउंस करोगे सबसे पहले यानी आपको रिजर्व को यूटिलाइज करना है। पहला नंबर होता है कि आपको सीआरआर यूज करना है। तो पहले बोनस ड्यू किया, सीआरआर अकाउंट डेबिट 1,20,000, फिर बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, और बाद में हमें बोनस दे दिया तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर इनका नेट इंपैक्ट देखोगे तो देखो बोनस से बोनस तो कैंसिल हो गया, 2 चीजों पे फर्क पड़ा, सीआरआर यानी प्रॉफिट कम हुआ और इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया। यही बेटा हमारा बोनस था। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था ये बोनस का क्रक्स है, और आपको ध्यान होगा मैंने बेटा बोनस के नाम से एक चैप्टर करवाया था, वहां पर पूरा डिटेल में हमने सारी बातें बोनस से रिलेटेड पढ़ी थी। आज हम रिडम्पशन में बोनस एक पॉइंट आ गया है, इसलिए हम जितना रेलेवेंट था उतना आपको समझा दिया। तो इस प्रॉब्लम में इन पार्टली पेडअप का मैंने रिडम्पशन नहीं किया, क्योंकि रिडम्पशन फुल्ली पेडअप का ही किया जाता है। यहां जो प्रीमियम देना था वो P&L से ही दिया गया है। किस अजम्पशन पे, कि हमारी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग तैयार करती है, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 133 के अकॉर्डिंग, यानी उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को माना है। यहाँ पे दूसरा, इस प्रॉब्लम में इन्होंने बोला कि 100 शेयर होल्डर्स यानी 100 शेयर्स के लिए लोग पैसे लेने नहीं आए, तो 2,16,000 टोटल पेमेंट करना था 18,000 पे, और उसमें से 100 शेयर होल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी उन लोगों को कितना पैसा दिया गया, सॉरी वो लोग पैसे लेने ही नहीं आए, तो पेमेंट एक्चुअल में हुआ 17,900 को। तो हमने यूनिटरी मेथड लगाकर 17,900 को कितना पेमेंट किया गया वो निकाल लिया, 2,14,800। तो ये जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी थी इस प्रॉब्लम नंबर 10 में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में बेटा हमने जर्नल एंट्रीज को समझा,
जर्नल एंट्रीज को समझने के साथ साथ हमने उस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी डील की हैं। ये सारी प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होंगी, इनको घर जाके एक बार प्रैक्टिस करना है। अगले वीडियो के अंदर हम अलग प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, यानी अब हमें अलग अलग वैरायटी की प्रॉब्लम्स डील करनी। आज की क्लास में बेटा इतना ही पार्ट कवर होना है, अगले पार्ट में हम आगे की प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। ठीक है।